बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के मतलब, और उसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस कर ली थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज डोमिनेंस रिलेशनशिप। इससे पहले आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है वो डोमिनेंस रिलेशनशिप की जो बात की थी, वो डोमिनेंट और रिसेसिव की हद तक हमने बात की थी। लेकिन इसके अलावा भी दो अलील्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं। डोमिनेंस रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली डोमिनेंस रिलेशनशिप से मुराद एक जीन के जो अलील्स हैं, ठीक है, सेम लोकस पे मौजूद जो अलील्स हैं, पार्टनर हैं उसका जीन का, इन अलील्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जब ये दोनों अलील्स इकट्ठे आते हैं तो ये अलील्स क्या दोनों के दोनों एक्सप्रेस होते हैं, या एक एक्सप्रेस होता है, या एक ज्यादा होता है, एक कम होता है, किस तरह से ये रिलेशनशिप है? टोटल 4 तरह के रिलेशनशिप है डोमिनेंस रिलेशनशिप। कौन कौन से हैं जी? एक उसमें हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंस, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक को डोमिनेंस और एक ओवर डोमिनेंस। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है कि जब हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर दो अलील्स इकट्ठे होते हैं तो उन दोनों अलील्स में से एक अलील मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस हो जाए और दूसरा अलील जो है वो हाइड हो जाए, वो एक्सप्रेस ना हो। जो अलील एक्सप्रेस हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील, और जो उसमें एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा दैट इज द रिसेसिव अलील। ठीक है, तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक अलील मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस होता है और दूसरा एक्सप्रेस ही नहीं होता हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, जो मेंडल ने स्टडी किए थे, जो पी प्लांट के अंदर उसने ट्रेड स्टडी किए थे, वो सारी कंप्लीट डोमिनेंस थे। उसने देखा था कि जो येलो कलर सीड है दैट इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर सीड। ऐसे उसने देखा था कि जो बिल्कुल इसमें येलो पॉड है वो डोमिनेंट है ग्रीन पॉड के ऊपर। ऐसे उसने देखा कि बिल्कुल फ्लेटेड जो पॉड है वो डोमिनेंट है कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड के ऊपर। सेम जो टाल प्लांट है वो डोमिनेंट है इसके ऊपर, डिवाफ प्लांट के ऊपर। ये डोमिनेंस रिलेशनशिप उसने ऑब्जर्व किए थे मुख्तलिफ तरह से। तो जब भी दो अलील्स इकट्ठे होंगे, एक अलील मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस होगा और दूसरा नहीं हो पाएगा। जो एक्सप्रेस होगा दैट इज डोमिनेंट और नहीं होगा वो रिसेसिव। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों अलील ही पूरी तरह से एक्सप्रेस ना हो पाए, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, दोनों के दोनों अलील ही पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। जैसे 4 o'clock प्लांट है, तो इसमें जब क्रॉस हुआ रेड फ्लावर वाले प्लांट का व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ, ठीक है, तो बनने वाले जो प्लांट्स थे F1, वो पिंक फ्लावर जो है वो उनका बन गया। अब ना पूरी तरह से रेड एक्सप्रेस हो सका है, ना पूरी तरह से जो है वो व्हाइट एक्सप्रेस हो सका है। दोनों के मिलने से पिंक कलर जो है वो बन गया, पिंक शेड बन गया। लेकिन जब इस पिंक का पिंक के साथ क्रॉस करवाया गया तो उससे जो है वो कलर क्या बने? उससे एक रेड कलर वाला प्लांट बना, एक व्हाइट वाला बना, दो पिंक वाले बने, इनके 1:1 रेशियो आई। ये असल में क्या था? यहाँ पर अगर हम इसमें ट्रेड्स को देखें, ट्रेड्स को असल में जो अलील था रेड कलर वाला दैट इज द कैपिटल आर, और व्हाइट कलर वाला दैट इज डब्ल्यू, आप उसको डब्ल्यू से ले लें, स्मॉल आर से ले लें, जैसे भी। तो अब इसमें हुआ क्या, जब ये हेटेरोजाइगोट फॉर्म में आए, ना ही पूरी तरह से रेड अलील एक्सप्रेस हो सका, ना ही पूरी तरह से व्हाइट एक्सप्रेस हो सका। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पार्शियल डोमिनेंट है। रेड भी शो हो रहा है, व्हाइट भी शो हो रहा है, ये दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। हाँ, अगर तो ऐसा फ्लावर बनता कि जिसकी पत्ती के अंदर रेड कलर भी आ जाता, व्हाइट कलर भी आ जाता, मतलब उसमें जो है वो स्पॉट्स होते रेड के भी और व्हाइट के भी, तो फिर तो ये को डोमिनेंस होनी थी। यहाँ पर स्पॉट्स नहीं है, यहाँ पर जो नई फिनोटाइप बनी है वो पहली दोनों फिनोटाइप्स के मिक्सचर से बनी है। यानी कि आप रेड और व्हाइट को मिक्स कर दें, पिंक कलर ही बनेगा। तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट है। अगर फिनोटाइप इंटरमीडिएट बन रही है पेरेंट्स की, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। जब इसका पिंक का पिंक के साथ क्रॉस हुआ तो दोबारा से वही वो रेड
व्हाइट और 2 पिंक बने। वो जो रेड था दैट वाज द कैपिटल आर, जो व्हाइट था वो होमोजाइगस रिसेसिव था, दैट वाज द कैपिटल डब्ल्यू, और जो पिंक थे दैट वाज द आर एंड डब्ल्यू। ठीक है, उसमें दोनों तरह। तो यहाँ पर आप देख लें कि 1:1 रेशो जीनोटाइप रेशो, और वैसे अगर देखें फिनोटाइपिक रेशो तो वो एक ही होमोजाइगस रिसेसिव बना है, बाकी एक होमोजाइगस डोमिनेंट और 2 हेट्रोजाइगस जो है वो बन गए। तो हेट्रोजाइगस के अंदर नई फिनोटाइप इंटरमीडिएट है पेरेंटल फिनोटाइप्स का, और रीजन क्या है कि दोनों अलील्स एक दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। एक होती कोडोमिनेंस, एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी अलील ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ये कोडोमिनेंट है, ना ही पूरी तरह से। अब इसमें देखें, अगर हम देखें कैपिटल आई ए और स्मॉल आई को, तो कैपिटल आई ए अलील स्मॉल आई के ऊपर जो है वो डोमिनेंट है। इसी तरह से कैपिटल आई बी अलील वो भी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। लेकिन कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी ये दोनों आपस में ये कोडोमिनेंट है। ब्लड ग्रुप ए भी क्यों बनता है? एंटीजन ए बनाने वाला अलील भी पूरी तरह से एक्सप्रेस होता है, एंटीजन बी बनाने वाला अलील भी पूरी तरह से एक्सप्रेस होता है। जब दोनों अलील पूरी तरह से एक्सप्रेस होते हैं तो इन दोनों अलील के एक्सप्रेस होने से यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो दोनों ही फिनोटाइप के अंदर जो है वो शो हो गए। ब्लड ग्रुप ए भी बन गया, नई फिनोटाइप बन गई जिसके अंदर दोनों तरह की पिछली फिनोटाइप्स जो है वो मौजूद थी। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक फर्क है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, यहां पर दोनों ही पूरी तरह से एक्सप्रेस हो रहे। वहां पर फिनोटाइप एक इंटरमीडिएट बनती थी, यहां पर फिनोटाइप दोनों ही बन रही है। एंटीजन ए भी बन रहा है, एंटीजन बी भी बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि बजाय इसके कि रेड और व्हाइट के मिलने से पिंक कलर बनता, रेड और व्हाइट दोनों के स्पॉट्स वाला जब पेटल बन जाती तो फिर वो कोडोमिनेंस होनी थी। लेकिन क्या हुआ, उन दोनों के मिक्सचर से एक इंटरमीडिएट बना, लिहाजा वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बाज़ एक अलील हेट्रोजाइगस फॉर्म में पहले से भी ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवर डोमिनेंस। ठीक है, ओवर डोमिनेंस में क्या होता है कि एक अलील होमोजाइगस फॉर्म में जैसे वो शो हो रहा था, जैसे सपोज रेड आइड बनाने वाला जो वो अलील है वो रेड कलर जो वो आइज का ड्रोसोफिला का बन रहा है, लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आती है तो बजाय रेड बनने के वो ब्राइट रेड बन जाता है। अब वो जो ब्राइट रेड कलर है वो पहले से भी ज्यादा इसमें, अब देखें ये जो ब्राइट रेड कलर का बनना है यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर पहले से भी ज्यादा मिकदार में उसकी जो है वो एक्सप्रेशन अगर किसी अलील की है तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का, ओवर डोमिनेंस। तो ड्रोसोफिला के अंदर ये देखा गया है कि आई कलर जो है उसमें ओवर डोमिनेंस जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के डोमिनेंस रिलेशनशिप है, इसमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में अलील जो है वो अपने एक्सप्रेशन शो करता है। कुछ अलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो कर रहे हैं, कुछ को डोमिनेंस शो कर रहे हैं, कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं और कुछ ओवर डोमिनेंस भी शो कर रहे हैं। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सॉरी मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो ये बताता है कि नेक्स्ट जनरेशन में अलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे। लेकिन एक और चीज, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके भी हैं, स्टेइंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके मौजूद है और लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, लिंकेज ग्रुप। ठीक है, मतलब जितने क्रोमोसोम है, हम कहते हैं जी 23 क्रोमोसोम के पेयर है, तो 23 लिंकेज ग्रुप मौजूद है ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, जैसे हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट के जो जीन्स हैं, हीमोफीलिया के जो जीन्स हैं, गाउट के जो जीन्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। एक्स क्रोमोसोम ये लार्जर जो है वो जीन है, कोई तकरीबन जो है वो इसके ऊपर 2 से 3 हजार से ज्यादा जो है वो जीन्स मौजूद है। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जितने ये जीन्स मौजूद है ये सारे के सारे ये एक लिंकेज ग्रुप की सूरत में मौजूद है। ऐसी अगर हम बात करें
सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी, और एल्बिनिज्म है, स्किन का बिल्कुल एल्बिनो हो जाना। ये इन सारे ट्रेड्स के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो 11 के ऊपर एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। मतलब हर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद है वो आपस में मिलकर एक लिंकेज ग्रुप की सूरत में मौजूद है। अब अगली बात, वो जीन्स कितने एक दूसरे के करीब है, उन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। जितने जीन्स आपस में क्लोज होंगे वो उतने ज्यादा लिंक्ड है। तो जो बिल्कुल क्लोजर जीन है, जिनके दरमियान बिल्कुल फासला ना होने के बराबर है, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो लिंक्ड है। मतलब आप देख लें, अगर सपोज दो बंदे हैं, वो आपस में उनको बांध दिया गया है, तो अगर एक को खींचा जाएगा तो दूसरा उसके साथ ही जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लिंक्ड जीन जो है आपस में चूंकि उनका लिंक है, तो अगर एक जीन एक जानब जाएगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा जीन है वो भी फिर उसी जानब ही जाएगा। जब वो उसी जानब भी गया तो फिर वो आपस में डिपेंडेंट हो गया, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ना रही। ठीक है, तो जो लिंकेज है, जीन लिंकेज, ये लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर में भी जितने जीन्स के दरमियान फासला कम है उतना उनके इकट्ठे जाने का चांस होगा, और जितना उनके दरमियान फासला ज्यादा है उतना उनके रिकम्बिनेंट जो है वो फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स बनाने का चांस होगा। देखिए, जीन्स जितने आपस में क्लोजर हैं, जितने आपस में एक दूसरे के नजदीक है, वो इकट्ठे ही मूव करेंगे आगे, और जितना जीन्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज्यादा है, उतने जो है वो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में उनसे रिकम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? अगर आपको याद हो, मियोसिस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स हैं, वो एक दूसरे की जानब आते हैं, इनकी जो पेयरिंग है ये साइनेप्सिस कहलाती है, टेट्राएड्स बनते हैं, बाइवेलेंट्स बनते हैं। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए कैज़मेटा बनाते हैं, और उन कैज़मेटा से जो है वो क्या होता है, सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जीन्स, ये एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज होने के बाद ये फिर कैज़मेटा दोबारा बाइवेलेंट जो है वो, ये कैज़मेटा टूट जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर खत्म होती है, ये दोबारा क्रोमोसोम्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाते हैं, लेकिन इस दौरान उनके आपस में एक्सचेंज हो चुकी होती है जेनेटिक मटेरियल की। जब ये एक्सचेंज हो चुकी होती है तो जब क्रोमोसोम दोबारा वापस जाएंगे तो उनके अंदर लिटिल बिट वेरिएशन आ चुकी होगी, क्रोमोसोम के सेगमेंट चेंज हो चुके होंगे। सेगमेंट चेंज होने का मतलब है उनके अंदर जीन्स एलील्स चेंज हो चुके होंगे, तो वो रिकम्बिनेंट बन चुके होंगे। ठीक है, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहां पर एक चीज इसमें हमने जो बात की कि क्रॉसिंग ओवर के दरमियान एक्सचेंज हो रही है जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, किसके दरमियान? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, और इस एक्सचेंज के नतीजे में क्या आता है? रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स हम अभी डायग्राम के साथ रिलेट करके इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपके सामने एक डायग्राम है, आपकी बुक से ही ली हुई डायग्राम है। ये क्रोमोसोम है, उसमें ये एलील मौजूद थे, ए बी एक क्रोमोसोम में। इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये एलील मौजूद थे। ये एस फेज के बाद की कंडीशन है क्रोमोसोम्स की, जस्ट बिफोर मियोसिस ये कंडीशन है। अब मियोसिस विद नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन, अगर तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ये क्रोमोसोम आगे ऑफस्प्रिंग में जब जाते हैं तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ये देखेंगे ए और बी, ये 4 सेल बने, हर एक के अंदर ये एक एक क्रोमोसोम गया। ठीक है, ये पेरेंटल सेल में ये देखेंगे 2 क्रोमोसोम थे,
डॉटर सेल्स में ये एक एक क्रोमोसोम गया, एप्लाइड सेल 4 बन गया, चारों के चारों। अब इसमें देखें इन चारों के अंदर जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ये पेरेंट्स जैसा है, ये क्रोमोसोम ये भी पेरेंटल जैसा, ये क्रोमोसोम ये भी पेरेंटल है। इट्स मीन कि ये सारे क्रोमोसोम बिल्कुल पेरेंटल क्रोमोसोम्स की तरह ही हैं, पेरेंट्स के क्रोमोसोम की तरह ही हैं, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन, फिर क्या होगा? अब देखें, ये क्रोमोसोम ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। और एक होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड दूसरे क्रोमाटिड का नॉन सिस्टर होता है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर। क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान नहीं होती, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ये देखें, ये एक क्रोमोसोम का जो सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, ये दूसरे क्रोमोसोम के उस नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के साथ ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, प्लाज्मेटा बना। क्या हुआ? इसका ये सेगमेंट इधर चला गया और इसका ये सेगमेंट इधर चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि इन दोनों ने अपने सेगमेंट चेंज किए हैं, ये इधर चला गया है और ये सेगमेंट इधर आ गया। अब क्या होगा जी? ये देखें, यहाँ पर जब डिवीजन होगी, ये क्रोमोसोम तो एज सच वैसे ही गया, ये क्रोमोसोम भी एज सच वैसा ही मौजूद है। लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां पर देखें, इधर पेरेंटल था ए कैपिटल बी, लेकिन डॉटर में क्या बना? कैपिटल ए स्मॉल बी। ये देखें, ये सेगमेंट एक्सचेंज हो गया। ऐसे ये देखें, ये बना स्मॉल ए कैपिटल बी, हालांकि ये पहले था स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दो ऐसी जीनोटाइप्स बन गई हैं जो पेरेंटल है ही नहीं। ये तो पेरेंटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी ये भी पेरेंट्स में मौजूद है, लेकिन पेरेंट्स में कैपिटल ए स्मॉल बी या स्मॉल ए कैपिटल बी तो नहीं है। लिहाजा ये जो दो जीनोटाइप्स बनी है, ये नई जीनोटाइप्स बनी है, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नतीजे में बनी है। ये क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से बनी है। तो इनको हम नाम देंगे, इन नई बनने वाली जीनोटाइप्स को हम नाम देंगे कि ये क्या है? ये रिकम्बिनेंट्स है। ठीक है, ये क्या है? ये रिकम्बिनेंट्स है। तो ये रिकम्बिनेंट्स है, तो ये हमारे पास दोनों के दोनों ये रिकम्बिनेंट्स। तो बनने वाले 4 सेल्स में से 2 पेरेंटल थे, 2 रिकम्बिनेंट थे, 2 पेरेंटल थे, 2 रिकम्बिनेंट थे। अब ये रिकम्बिनेंट्स कितने बनते हैं कितने नहीं बनते, क्या हर दफा 2 ही बनेंगे 4 में से, या वेरिएशन आएगी? ये डिपेंड करता है जीन्स के दरमियान फासला कितना है। ठीक है, हम रिकम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। जस्ट वेट करें 1 मिनट में अभी कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कितने रिकम्बिनेंट्स बनेंगे और कितने पेरेंटल टाइप के रहेंगे, हम ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी कि आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बने, उनका सम अप, और उसमें रिकम्बिनेंट टाइप्स कितने थे मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे हमने पीछे देखा कि 4 जो है वो टोटल थे और उन 4 में से 2 रिकम्बिनेंट थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा 50%, कि 50% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी थी। पीछे हमने इसमें यही देखा ना कि टोटल 4 थे, 4 में से 2 रिकम्बिनेंट थे। तो अगर 2 रिकम्बिनेंट है 4 में से, तो 50% फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि टोटल टाइप्स 4 है, रिकम्बिनेंट टाइप्स 2 है, तो 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे पास वो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी
क्या हर दफा ये जैसे मैंने अभी बात की 50 यहाँ आ रही है कि इतनी आएगी? नहीं, ये डिपेंड करेगी कि जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना था। अगर तो जीन्स टोटली लिंक्ड है, क्लोजली लिंक्ड है, तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वहां पर जो है उसके दरमियान उतना ही कम होगी। और अगर इन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस उतना ही ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लीजिए, यहाँ पर हाईलाइट कर लें इसको कि recombination frequency that is directly proportional to the distance between the linked genes. जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज मेजर्ड इन द यूनिट मैप्स, मैप यूनिट्स। जो जेनेटिक मैप जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसमें जेनेटिक मैप में वो मैप यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो मैप यूनिट्स के अंदर जब उसका जब डिस्टेंस मेजर किया जाता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा जो है वो क्या है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं जी इसको। सपोज हमारे पास पेरेंट्स में एक पेरेंट जो है उसके क्रोमोसोम्स, उसकी जीनोटाइप ये है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, उसके ये क्रोमोसोम है। दूसरी जानब जो दूसरा पेरेंट है उसके हमारे पास जो है वो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी ये क्रोमोसोम है। अब देखिए इसके गैमेट्स कैसे बन सकते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, क्या स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा, कैपिटल ए बी के साथ स्मॉल बी आ सकता है क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है। तो इसके गैमेट्स 4 तरह के बनेंगे। इसके गैमेट्स कितनी तरह के बनेंगे? इसके गैमेट्स बनेंगे एक ही तरह के। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी वाले, क्योंकि देखें अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तब भी, नहीं होती तब भी वेरिएशन तो आएगी नहीं, क्योंकि सारे एलील्स जो है वो रिसेसिव ही हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें से रेशो निकाल लें। ठीक है, कि आपके पास जब इसमें ये देखें, ये चारों के चारों जो है वो एक जानब गैमेट्स कर लें, ये दूसरी जानब ये गैमेट्स कर लें। अब इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सपोज ये 40 इंडिविजुअल ये बने। सपोज कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी 40 ये बन गए। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी 10 ये बन गए। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी 10 ये बन गए। अब ये हमारे पास टोटल ऑफस्प्रिंग जो है वो 100 बनी, 100। ठीक है, टोटल 100 है। उन 100 में से अब ये देखें, ये 40 भी ऐसे हैं जो पेरेंट्स की तरह के थे, ये 40 भी ऐसे हैं जो पेरेंट्स की तरह के थे, ये 20 ऐसे हैं जो पेरेंटल नहीं है, ये 20 रिकम्बिनेंट है। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20/100 multiplied by 100, that is answer is 20%. It's mean 20% are recombinants. तो जब 20% रिकम्बिनेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो अलील हम डिस्कस कर रहे थे जिनकी फ्रीक्वेंसी को ए और बी को, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 20 यूनिट मैप। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस। तो मतलब एक और ट्रेड को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेड्स। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली वैरी करते हैं, और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो डिसकंटिन्यूसली जो है वो वैरी करते हैं। मसलन हम बात करें, हमारी जो हाइट है इसकी कितनी फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, हर एक की हाइट, उसमें अगर हम सेंटीमीटर मिलीमीटर लेवल तक बात कर लें तो फिर तो कितनी ही ज्यादा फिनोटाइप्स जो है वो बनेगी। और अगर हम बात कर लें जस्ट इंचेस और फुट के हवाले से फिर थोड़ी सी कम बनेगी, वो वेरिएशन आ रही है खैर उसमें। तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो अगर हम बात करें दो एस्पेक्ट्स में है। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, कुछ क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव।
कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली वेरी नहीं करते, जैसे जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है ना वो कंटिन्यूसली वेरी नहीं करते, वो डिसकंटिन्यूसली वेरी करते हैं। जैसे हम बात कर लें प्लांट की हाइट ही थी पी प्लांट की, या टाल था या डिवाफ था, वो तीसरी हाइट नहीं थी। अगर एक जनरेशन में टाल है दूसरी में डिवाफ है, या एक में टाल है डिवाफ है, या कंटिन्यूसली जो भी, तो वो जनरेशन आफ्टर दो ही फिनोटाइप शो हो रही है, तीसरी फिनोटाइप नहीं उसमें नजर आ रही। लेकिन अगर हम यही स्किन कलर की बात कर लें, हाइट की बात कर लें, इंटेलिजेंस की बात कर लें, वेट की बात कर लें, ब्लड प्रेशर की बात कर लें, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें दो से ज्यादा फिनोटाइप्स मौजूद हैं। ऐसे ट्रेड्स कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड, मुसलसल ये चेंज हो रहे हैं, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूसली वेरी हैं। और ये क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, क्वांटिटेटिव, इसकी मिकदारें भी ज्यादा हैं, बड़ी ज्यादा तादाद में ये ट्रेड। ऐसे ट्रेड्स जो क्वांटिटेटिव है और कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं, दीज ट्रेड्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेड्स। क्यों जी? इनको कंट्रोल करने वाला एक जीन नहीं है, बल्कि ये एक से ज्यादा जीन्स से कंट्रोल हो रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेड्स, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। और ऐसे जीन्स को हम नाम देते हैं पॉलीजीन्स। हम एक एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स की। सपोज स्किन कलर की हम बात कर लेते हैं कि जो डार्क स्किन है ना, दैट इज ड्यू टू थ्री जीन, जीन ए, जीन बी, जीन सी। अगर ये तीनों की तीनों जीन्स डोमिनेंट है, यानी कि 6 के 6 अलील ही डोमिनेंट है, जैसे ये देखें, ठीक है, जैसे ये देखें, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी के सारे अलील्स डोमिनेंट है, ये कलर वेरी डार्क होगा स्किन का। और अगर ये सारे रिसेसिव है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तो स्किन का कलर बहुत ही लाइट होगा, बहुत ही लाइट, जस्ट एल्बिनो की तरह, बिल्कुल व्हाइट। क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स है ये कलर पिगमेंट्स बना रहे हैं, और ये अगर पिगमेंट्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं तो इसका मतलब है कलर डार्क होता जा रहा है। अगर ये पिगमेंट्स नहीं बन रहे, रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से जो है वो पिगमेंट लाइट होता चला जाएगा, फेयर होता चला जाएगा, लाइट पिगमेंट्स नहीं पैदा होंगे उसमें, कलर फेयर होता चला जाएगा। अब ये सपोज हमने क्रॉस करवाया, पहले केस में हमने कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी का क्रॉस स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी साथ हुआ है। तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा दैट इज द कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब देखें ये जो इंडिविजुअल बनेगा ना, जो मैंने डिस्कस किया है, ये मॉडरेट कलर का होगा, क्योंकि ये बहुत ही डार्क था, ये बहुत ही लाइट था, ये मॉडरेट कलर का होगा। अगर दो मॉडरेट कलर वाले इंडिविजुअल्स का आपस में जो है वो क्रॉस हुआ, तो उससे जो आगे फिनोटाइप्स बनेंगी वो मुख्तलिफ तरह की फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स हैं। मैं इन शॉर्ट आपको समझाना ये चाहूंगा कि अगर 6 के 6 अलील डोमिनेंट थे, कलर वेरी डार्क, 5 अलील डोमिनेंट थे, एक रिसेसिव था, कलर थोड़ा सा लाइट, खाली डार्क कह लें, दैट वाज द वेरी डार्क, दैट इज द डार्क। क्या हुआ जी? 4 अलील डोमिनेंट हैं, 2 रिसेसिव हैं, ठीक है, दैट इज द मॉडरेट डार्क, ये भी थोड़ा सा डार्क है। 3 अलील डोमिनेंट हैं, 3 रिसेसिव हैं, दैट इज मॉडरेट कलर, ठीक है। 2 अलील जो है वो क्या है? डोमिनेंट है, और बाकी 4 रिसेसिव हैं, ठीक है, आप कह लें कि दैट इज लाइट कलर। अगर एक जीन डोमिनेंट है, बाकी 5 रिसेसिव है, ठीक है, एक अलील डोमिनेंट है, बाकी 5 रिसेसिव है, कलर और ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, लाइट कलर आप कह लें, या वेरी लाइट कलर का आप कह लें।
ठीक है। और अगर जो है सारे के सारे अलील ही डोमिनेंट रिसेसिव हैं, कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं है, एक्सट्रीमली ब्राइट कलर जस्ट लाइक एल्बिनो, ठीक है, बिल्कुल जो है वो स्किन का कलर फेयर होगा। तो आप इसमें देख लें कि ये वेरी डार्क और वेरी या एक्सट्रीमली लाइट ये बहुत थोड़े हैं, एक एक हैं 64 में से रेशो। उससे कम डार्क और उससे थोड़ा सा ज्यादा लाइट, ये उससे कम डार्क, ये उससे जो वो जरा ज्यादा डार्क कम लाइट, और ये मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट। सबसे ज्यादा रेशो देखें मॉडरेट की है 20/64। ये एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है बेसिकली। अगर आप अलील्स बना के पूरा पूरा इसको करेंगे, 8 अलील इसके बनेंगे, 8 इसके बनेंगे, 64 का वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इंडिविजुअल्स का उस तरह से पूरी तरह से बनेगा। आप इसमें अब नोट करें ग्राफ को बेल शेप ग्राफ, जितने भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होते हैं उनके अंदर बेल शेप ग्राफ है, मीन मॉडरेट कलर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स बहुत कम है। मॉडरेट कलर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स बहुत कम है। अब ये मैंने स्किन कलर की एग्जांपल दी थी, ऐसी अगर आप हाइट की बात कर लें, इंटेलिजेंस की बात कर लें, वो सारे वो ऐसी ट्रेट्स हैं। कुछ ट्रेट्स होते हैं जो डिसकंटिन्यूसली वेरी करते हैं, मतलब एक ही जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, और उसके फिनोटाइप्स 2 से ज्यादा नहीं है। जैसे हम अपनी बात कर लें, टंग रोलिंग, रोलर या नॉन रोलर तीसरा ट्रेट नहीं है, रोलर या नॉन रोलर तीसरा ट्रेट नहीं है। कई एक ऐसे ट्रेट्स हैं ह्यूमन में, मेंडल ने जो स्टडी किए थे वो सारे के सारे डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट थे। डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट की सिर्फ 2 ही फिनोटाइप्स होती हैं, जीनोटाइप उसकी होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस रिसेसिव, ये जो है वो 3 तरह की हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें फिनोटाइप्स की, अब देखें एक इंडिविजुअल है कैपिटल आर, वो जो है वो रोलर है, अपनी टंग को यू शेप रोल कर सकता है अपने होंठों में। अगर यही स्मॉल अलील रिसेसिव अलील वाला है, स्मॉल आर वाला, वो अपनी टंग को रोल नहीं करेगा, वो नॉन रोलर है। तो टंग रोलिंग ये भी एक डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है, इसकी 2 ही फिनोटाइप्स हैं, तीसरी फिनोटाइप नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस को,